नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। भारत तक, एक ऐसा मंच जहां हर बात शुरू होती है भारत से, पहुंचती है भारत तक। आज बारी भारत की राजनीति की है, क्योंकि सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां विचारधारा एक तरफ, गठबंधन के लिए कुछ भी होगा। क्या गठबंधन मजबूरी है या जरूरी है? जी, और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चार खास मेहमान। स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जीवी नरसिंह राव का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ 2 सीट के लिए ही सही, लेकिन गठबंधन करके ट्रंप कार्ड खेला। तो क्या यह भारतीय राजनीति में गठबंधन की एक नई दशा और दिशा तय करेगा? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है घनश्याम तिवारी। स्वागत है, स्वागत। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए संजय निरुपम का भी। और राज्यसभा के सांसद हैं अमर सिंह जी, स्वागत है आपका। और उनकी खासियत केवल यह नहीं है कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस देश की राजनीति को उस समय से बड़ी नजदीकी से देखते आए हैं जब से इस देश की राजनीति ने गठबंधन की करवट लेनी शुरू की थी। और किन किन मोड़ से ये गठबंधन की राजनीति गुजरी है, शायद अमर सिंह से बेहतर, उनसे ज्यादा नजदीकी से किसी और ने देखा नहीं। सही कह रहा हूं अमर सिंह जी? मैं अपने मुंह से मैं क्या कहूं, लेकिन भोगा है उस दौर को, सबके साथ हमने भी। थोड़े पर्दे खोल दीजिए कि कैसे कैसे गठबंधन होते हैं। नहीं, अपने मुंह से आपने कल एक सांप और आदमी की कहानी सुनाई थी गठबंधन का जिक्र करते हुए। तो सांप कौन है और आदमी कौन है इस गठबंधन में? देखिए, ये कहकर के किसी को अनावश्यक रूप से व्यथित करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं कि मैंने किसी को सांप कहा या किसी को आदमी कहा। मैंने एक उदाहरण दिया कि जब अस्तित्व पर खतरा आता है तो अपने प्राण को बचाने के लिए 2 धुर विरोधी एकत्रित हो जाते हैं। सांप की प्रवृत्ति काटने की है, आदमी की प्रवृत्ति सांप देख करके घबराने की है। लेकिन जब जलमग्न होता है और जब कोई धरातल नहीं मिलता तो एक डाल पर दोनों रहते हैं। सांप काटना भूल जाता है और आदमी उस सांप को मारना भूल जाता है, क्योंकि सवाल यहाँ पर सिद्धांतों का नहीं है, अपने अस्तित्व का है। और मैंने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी और वामपंथी एक हो जाएं। मैंने ये भी कहा था कि अगर जगन और चंद्रबाबू एक हो जाएं, कल ही कहा था। और आज देखिए खबर आ रही है कि दोनों एक हो रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में अच्छा लगे या बुरा लगे, नरेंद्र मोदी के नाम से एक तूफान आया है। उस तूफान से निपटने के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं, और एकत्रित हो रहे हैं तो ये गठबंधन है कि हठबंधन है, ये तय करना जनता का काम है। और भारतीय राजनीति में हरदम ये दौर आया है, ये दौर पहली बार नहीं आया है। 77 में इंदिरा जी के विराट व्यक्तित्व से सब भयभीत थे। आपात स्थिति लगी थी 75 में, उसमें सभी बड़े नेता, सभी कांग्रेस विरोधी जेल में थे। मोदी नाम का हवा डरा रहा है सारी पार्टियों को एक साथ आने के लिए। संजय जी? नहीं, मुझे लगता है ये पंक्ति थोड़ी आपत्तिजनक है और इसको अस्तित्व का संकट भी नहीं कह सकते हैं। बड़ा विषय ये है कि पिछले 45-46 महीनों से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे देश में है, उस सरकार के कामकाज से लोग व्यथित हैं। उस सरकार के कामकाज की वजह से जिस प्रकार से नफरत की राजनीति पूरे देश में फैल रही है, और जो वादे मोदी जी ने किए थे, चाहे वो रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रश्न हो, या 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में पहुंचाने का प्रश्न हो, या फिर भ्रष्टाचार मुक्त देश देने का विषय हो, या फिर आखिरकार काला धन देश में लाने का विषय हो, महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है। इन विषयों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। त्रिपुरा भारत में नहीं है। एक हाँ, आता हूं, त्रिपुरा पर आप बोलेंगे, मुझे पता है। एक और दूसरा विषय यह है कि जब लोग बीजेपी के खिलाफ हों और जब लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं रहनी चाहिए, तब निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को, जो एक प्रकार के लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, एक प्रकार के विचारों में विश्वास करती हैं, उनको एक साथ आना ही चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को खत्म करने के लिए। अब रह गई बात त्रिपुरा। आप निश्चित तौर पर त्रिपुरा के ऊपर सवाल उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की जीत को इस तरीके से प्रचारित किया जैसे एक बहुत बड़ी जीत है, उनको मुबारक हो। लेकिन त्रिपुरा में याद रखिएगा 25 वर्षों से लेफ्ट की सरकार थी, और लेफ्ट की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कामयाबी से कैंपेन किया, और जिसका फायदा उनको मिला। लेकिन अब आने वाले दिनों में मोदी जी की सरकार के कामकाज की परीक्षा होगी, और जब उसकी परीक्षा होगी तो लोग त्रिपुरा को भूल जाएंगे। पूरे देश में मोदी जी ने पिछले 45 महीनों में क्या किया, इसका हिसाब किताब तय होगा। और अभी से माहौल ये दिख रहा है साफ साफ, मुझे भी
लग रहा संजय जी है इसका कि हिसाब आप- किताब होगा निश्चित तौर पे। जब सरकार चुनाव में जाती है वापस तो उसके कामकाज का ब्यौरा लोग मांगते हैं कि आप बताइए आपने जो वादे किए थे उसमें से क्या पूरा किया। पर मेरा सवाल यह है कि 125 साल पुरानी पार्टी जो कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसकी आज ये स्थिति हो जाए कि वो 2 सीट की खुशी जिसमें उसकी अपनी जमानत जब्त हो चुकी है इस तरीके से मनाए कि देखिए नरेंद्र मोदी को बाहर करने के लिए हमने कितना बड़ा यहां पर रच दिया है। आपको लगता नहीं कि अति देखिए, है? ऐसा है जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां हमने बीजेपी को हराया। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी की जगह सपा और बसपा मजबूत थे वहां पर उन्होंने बीजेपी को हराया। जहां पे आरजेडी मजबूत थी वहां पर उन्होंने बीजेपी को हराया। तो पूरे देश में जो बीजेपी को हराने का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो तो शुरू किया कांग्रेस ने ही, राजस्थान से और मध्य प्रदेश तक आया और उसके बाद जाके यूपी पहुंचा, बिहार पहुंचा। आगे जहां कहीं कांग्रेस मजबूत होगी हम हराएंगे। लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का एक अपना अस्तित्व है, इसको भी नकारने की आवश्यकता नहीं है। और क्षेत्रीय दल अगर कहीं मजबूत हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी हरा रही है, वहां भी बीजेपी हार रही है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारी जमानत जब्त हुई, मतलब कोई भी हरा दे, मोदी हारे, बिल्कुल है ना। महत्वपूर्ण मुद्दा ये आप है उसी कि मुद्दे पर आ गए थे जो अभी अमर सिंह कह रहे थे कि मोदी नाम के हौवे को हराना है, यहीं से इसीलिए तो शुरू हुई थी बात। यही सवाल तो पहला पूछा था आपसे। लेकिन नहीं, घनश्याम जी इसको ये आप हौवा बताइए, कह रहे हैं, उन्होंने मैं हौवा नहीं मानता। आप हौवा नहीं मान रहे, लेकिन उनको हराने के लिए कुछ भी। ये एक कुशासन है जो पूरे देश की परंपरा को नष्ट करने का साजिश है, एक संविधान को बर्बाद करने का कार्यक्रम है। इसके खिलाफ देश में राइट थिंकिंग लोग जमा होंगे, कहीं पे बीजेडी के रूप में, कहीं पे तृणमूल कांग्रेस के रूप में, कहीं सपा के रूप में, कहीं कांग्रेस के रूप में, और आने वाले लोकसभा में सभी एक साथ एक मंच पे आएंगे। जवाब देना चाहते हैं आपकी बात। जो लोकतंत्र को बचाने की जो बड़े बेड़ा उठाया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं लेकिन बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सभी लोग एक साथ आना चाह रहे हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें उनकी कोई भी राजनीतिक दल, 2 राजनीतिक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, बट लेकिन इसको लोकतंत्र बचाने की बहाना मत बनाइए। सबसे पहले आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। आपने भी तो हम बड़े बड़े चुनाव बचाने की दुहाई दी थी सर। आपने भी तो कश्मीर में लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी थी। नहीं, वहां चुनाव होने के बाद ये संकट की स्थिति थी। अब देश हित में वहां सरकार बनाए या राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्रपति शासन लागू करते तो पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास होता था, लेकिन हमने किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर हमने उनके जूनियर पार्टनर बनने का पसंद किया, क्योंकि हम राष्ट्र के हित में सोचते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं सोचते। हम बड़े बड़े चुनाव हम जीतते हैं, कहते हैं हम 4 साल से अनपॉपुलर हो गए। क्या गुजरात में 6ठी बार जीत को आपने बड़ा जीत नहीं बताया? लेकिन त्रिपुरा में हार गई सीपीएम, आप उसको तो मामूली हार बताते हैं। हम हिमाचल में आपके सरकार पिछले राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद आप कौन से चुनाव जीते? आप उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद सारे चुनाव हारे, उनके अध्यक्ष बनने के बाद सारे हारे। तो केवल आपने राहुल गांधी हमारे लिए बिल्कुल उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसका परिचय आपने 2 दिन पहले दिया जब आपने सोनिया गांधी को वापस मैदान में उतारा। तो इसलिए इनकी मोदी जी का डर इनको सता रही है, ये बिल्कुल स्वाभाविक, हर कोई देख सकता है। और जहां तक इनके गठबंधन का, इसमें कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। आपके पार्टनर आज सुबह आपको छोड़ के शाम को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव ये कौन सा वैचारिक गठबंधन था? शिवसेना ने विधानसभा में हमारे साथ छोड़ा, साथ छोड़ करके अलग चुनाव लड़ा, उसका नुकसान हमें तो नहीं हुआ। हम किसी साथी को कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसका फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने किया था महाराष्ट्र में। तो कृपया करके अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। हम अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। यही तो शिवसेना का ही निर्णय था तोड़ने का। हमने कहा कि 80 सीट भी देंगे, हम चुनाव आपके साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, दुगने सीट उनसे ज्यादा जीतकर हम आए हैं। अगर मोदी नाम का डर है तो एक गठबंधन का डर भी लग रहा है, बहुत सारे नेताओं में लग भी रहा है। जीवेल, मैं उसके बारे में पूछूंगी, लेकिन पहले घनश्याम जी से। जीत रहे हैं, हम विश्व कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं, ये 2-4 काउंटी मैचेस दिख रहे हैं। काउंटी मैच है तो इसको लेकर ये घनश्याम जी जीत मानेंगे तो ठीक है। संजय निरुपम ने अपनी बात रखते हुए सबसे पहले कहा था, अगर समान विचार वाली 2 पार्टियां एक साथ आ रही हैं तो इसमें गलत नहीं है। समान विचार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये कब से हो गया? देखिए, 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में उसकी जमानत जब्त हो जाती है, 1 साल पूरा हुआ सरकार का, इतने बड़े महोत्सव के बाद
उप मुख्यमंत्री की अपने गृह क्षेत्र में जमानत जब हो जाती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जमानत जेल कहाँ से जमानत? एक क्रिमिनल को खड़ा जमानत करती उनकी है, हुई थी। एक क्रिमिनल को खड़ा करती है ताकि किसी तरीके से अपनी साख बचा सके, और उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि जो सरकारें जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाती हैं और बुरे दिनों में ढकेल देती हैं, उनको जनता ऐसे ही जवाब देती है। आपने कहा इस पूरे गठबंधन के जाल में नया क्या है? नया तो ये बच्चे हैं, कुछ MBA हैं, कुछ MCA हैं। क्या इनसे वादा नहीं किया गया था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे? आपने कब किसी मंच पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छे दिन का शब्द दोहराते हुए सुना है? कब किसी मंच पे आपने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है हाँ हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये हमारा आखिरी साल है, इसी साल दे दीजिए? सुना है? क्या ये बच्चे MBA इसलिए पढ़ रहे हैं कि पकोड़े बेचेंगे? तो ये नतीजा गठबंधन की वजह से नहीं था, वादा खिलाफी की वजह से। बिल्कुल मैं इसका तारीफ मैं ये कहता हूं कि ये कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहे कि हमने ऊपर हवा में गठबंधन बना लिया, उससे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो गलत है, जनता का अपमान है। जो गठबंधन जमीन पर खड़ा होता है, जहां पर पिछड़ों को, दलितों को सांप और छुछुंदर कहा जाता है। अमर सिंह अच्छे वक्ता है, उन्होंने सांप और इंसान कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? सांप और छुछुंदर। जिस देश में आप दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को सांप छुछुंदर कहेंगे, वो जनता आपको रहने देगी क्या? इस देश का गरीब, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है। इस देश में आपको सबसे तीव्र हिंदू बनने का कंपटीशन जीतने के लिए नहीं खड़ा किया गया था। आपको इसलिए नहीं खड़ा किया गया था कि आप कर्नाटक में जाके वहां के मुख्यमंत्री से बोलिए कि आप उससे बड़े हिंदू हैं। कि आपको खड़ा किया गया था एक अच्छी सरकार दीजिए, बच्चों को स्कूलों में स्वेटर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कीजिए, बच्चों को नौकरी दीजिए। आपने इंडिया टुडे में रिपोर्ट किया है पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए कभी नहीं हुए। क्या 1 साल पहले तो नकारा आपको भी गया था? 1 ही साल पहले की बात है ना? लेकिन 1 साल में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों को नकारा गया। जीवी आप बताइए किसको पहले इस्तीफा देना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए या उप मुख्यमंत्री को? क्या आप शर्मिंदा है कि आपने क्रिमिनल का सहारा लिया फूलपुर में? क्या इस बात का नैतिक शर्म है? ये जो नरेश अग्रवाल, देखिए अंतिम बात कहूंगा, नरेश अग्रवाल पे 2014 में नमो का मतलब था नरेंद्र मोदी, और 2019 में नमो का मतलब है नरेश अग्रवाल और नीरव मोदी। अमर सिंह जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बातें सुनने के बाद मुस्कुरा रहे थे बीच बीच में। मैं सबसे पहले राजनीति में व्यक्तिगत हमला किसी पर हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हो, राहुल जी पर हो, ये राजनीति के स्तर को घटिया बनाना है। और कोई करे, राजनीति में एक प्रौढ़ता आनी चाहिए और मत भिन्नता के आधार पर, वाद विवाद और तर्कों के आधार पर संसद चला के विरोध होना चाहिए, संसद रोक कर नहीं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि नरेश अग्रवाल जी के बारे में आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी तुलना नीरव मोदी से की। मैं बहुत प्रामाणिकता से और बहुत दृढ़ता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और जिस दल के प्रवक्ता, उस दल में मैंने अपना सारा जीवन काटा है उद्भव काल से, हमारी उपस्थिति में, नरेश अग्रवाल जी की उपस्थिति में, शिवपाल यादव जी की उपस्थिति में, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि जब रामगोपाल जी को निष्कासित किया था, इस सदन का नेता हम नरेश अग्रवाल को बनाएंगे क्योंकि वो बड़े योग्य व्यक्ति हैं। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है जिसके साक्षी हम भी हैं, शिवपाल भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुलायम सिंह जी आए सामने और मना कर दें। इसका प्रखर विरोध उस समय हमने किया। आज प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति में प्रामाणिक पत्र पड़ा हुआ है। ये राजनीति का कौन सा ऊंचा स्तर है? नरेश अग्रवाल जी के हस्ताक्षर से मुख्य सचेतक होने के नाते मैं पार्लियामेंट के पिछली दीवार की पीठ पर बैठा हूँ। मैं बेनी प्रसाद वर्मा, हमारा दोष यह था कि हम लोग मुलायम सिंह के साथ ही थे। और अंत में मैंने हाथ जोड़ करके आदरणीय मुलायम सिंह से कहा कि मैं आपको प्रातः स्मरणीय नरेश अग्रवाल और रामगोपाल यादव और आयुष्मान चिरंजीवी अपने भतीजे अखिलेश यादव को सादर समर्पित करता हूँ। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। दूर रहिए और हम ना आपका मैं फ़ोन लूँगा ना आपसे बात करूँगा। और आज तक होली के दिन भी मैंने उनसे बात नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं उनका आदर नहीं करता, इसलिए कि बात करूँगा तो अंकल भड़काते हैं, बात नहीं करूँगा तो पिता कहेंगे देखो बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। और नरेश अग्रवाल अगर जया बच्चन जी को नाचने वाली कहें
तो बहुत बुरी बात है, महिला शक्ति का अपमान है। और आजम खान पता नहीं क्या क्या जयप्रदा जी को कहे तो वो शिरोमणि है। तो दोहरी मानसिकता और दोहरा मापदंड यह गलत है। मेरी जया बच्चन से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन जया बच्चन के प्रति जो उद्गार प्रकट किया नरेश अग्रवाल ने आपत्तिजनक है। लेकिन आजम खान का उद्गार उतना ही घटिया, बेहुदा और ओछा है। लेकिन अमर सिंह जी, समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना, ये मजबूती का गठबंधन है या मजबूरी का गठबंधन है? मजबूरी का है। और ये वैसा ही है जो 77 में इंदिरा जी के विरुद्ध सभी दल आए और उसके बाद 3 साल तक नहीं चल पाए। और जो समान विचारधारा की बात, हमारे मित्र हैं, मैं बहुत उनसे स्नेह करता हूँ और बहुत प्रखर हैं और उनके पास तर्कों के कई बाण हैं उनके तर्कस में। संजय जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन समान विचारधारा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जगन रेड्डी और ममता बनर्जी, ये लोग कौन हैं? ये लोग कांग्रेस से निकाले हुए लोग हैं। अगर कांग्रेस इनको अपने अंदर समेट के रखती तो जगन रेड्डी होते ही नहीं, ममता बनर्जी होती ही नहीं। ममता बनर्जी तक आते आते आपने बहुत अच्छे मोड़ पर ला दिया है इस चर्चा को, क्योंकि जब आप सोनिया गांधी ने निमंत्रण दिया डिनर के लिए सभी दलों को, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, मायावती, सबने अपने नुमाइंदे भेज दिए। उन लोग तो एक दूसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। उस तरीके से आपको लगता है? कल से मायावती ने कल बहुत अच्छा संकेत नहीं दिया कांग्रेस के लिए चंडीगढ़ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ देखिए, अभी कांग्रेस के साथ कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं वो चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की डूबती नौका छोड़ करके कौन कौन सी पार्टियां जा रही हैं, मुझे लगता है उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है और होनी चाहिए। फिर भी सोनिया जी के प्रयास पर, कांग्रेस पार्टी के प्रयास पर लगभग 20 पार्टियों के प्रतिनिधि पिछले दिनों रात्रि भोज में आए और वो एक जानबूझकर शुरू किया हुआ प्रयास है कि जितने भी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं एक साथ एक मंच पे आइए और मिलकर के काम करते हैं। अब ममता दीदी नहीं आए कि अखिलेश जी नहीं आए या मायावती जी नहीं आए, उनके प्रतिनिधि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप लीडर ही आए। जरूरी यह है कि उन पार्टियों को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि हाँ जी हम आपके साथ आ रहे हैं और सिग्नल दे रहे हैं। अगर ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का समर्थन करने जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि तीसरे मोर्चे का समर्थन करें और दूसरे दिन अभिषेक मनु सिंह भी जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां राज्यसभा के, उनको भी समर्थन दे रही हैं। तो ये जो सिग्नल है इसको भी जरा समझने की कोशिश करिए। बात तो राहुल गांधी को स्वीकार करने की, बात राहुल गांधी, मतलब ये हो गया ना संजय जी, राहुल गांधी की स्वीकार्यता के साथ साथ मतलब ये हो गया ना कि अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है इस देश में। एक कथित थर्ड फ्रंट में कांग्रेस भी 21वें नंबर की पार्टी है। वो थर्ड फ्रंट नहीं है। सबसे पहले आपको जो बहुत ज्यादा जो आपके दिल में जो एक आकांक्षा है कि कांग्रेस पार्टी 21वें नंबर और 25वें नंबर की पार्टी हो जाए, आपकी आकांक्षा पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि जब 2019 में लोकसभा की तस्वीर बनेगी ना तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि इतनी राजनीतिक समझ आप लोगों को है। ये सारी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण पार्टी हैं और ताकतवर पार्टियां हैं, उन सबको जीतना चाहिए, सबकी ताकतें निकल के आएंगी। लेकिन पूरे देश में अगर किसी पार्टी का पूरा एक पैन इंडिया प्रभाव है और रहेगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी इस गठबंधन में। और तब कांग्रेस पार्टी जब सबसे बड़े दल की पार्टी होगी तो उसका प्रमुख कौन है? तो श्री राहुल। गठबंधन उस तरफ एक बहुत मजबूत हो रहा है। डर कितना बैठा है दिल में बीजेपी? आप गठबंधन करते हैं तो आप कहते हैं कि ये हमारा वैचारिक मेल है, ये करते हैं तो आप कहते हैं ठगबंधन है। मैं बताता हूं, हमें हमारे किसी नेता को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर समय मैदान में खड़े रहते हैं। इटली नहीं चले जाते 4 साल में आज तक होली मनाने के लिए आपके प्रधानमंत्री, हम विदेश नहीं चले जाते 4 साल में प्राइम मिनिस्टर ने हर समय जनता के बीच रहते हैं और मन की बात करते हैं, जमीन में रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, सिर्फ अपनी बात सुना रहे। हर महीने अपनी बात सुना रहे हैं। अरे सामने वालों की बात सुनो, जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनका सवाल सुनो, जिनकी रोजी रोटी चली गई उनका सवाल सुनो, जिनका धंधा चौपट हो गया आप भाषण तो बड़े अच्छे देते हैं। किसान जो सुसाइड कर रहा है उसकी बात सुनो। क्षेत्रीय पार्टी पांडिचेरी पार्टी क्यों बना दिया? आप राष्ट्रीय पार्टी बड़े दावा कर रहे हैं। कितने राज्यों में आपकी सरकारें हैं? क्यों एक के बाद एक सरकार आपके हाथ से क्यों खिसक रही है? आगे आ जाएंगे। क्या ये जनता का 4 साल में जनता का हमारे प्रति लगातार जनादेश नहीं है? हम जनादेश हर 6 महीने में जनता मुझे लगता है 45 महीनों में बीजेपी और देश की चिंता कम, कांग्रेस की चिंता ज्यादा की है। आज आप केवल क्षेत्रीय दल बन गए हैं। आज क्षेत्रीय दल बन गए हैं। आप आज भी राहुल गांधी सोनिया गांधी के पल्लू पकड़कर चलते हैं, क्योंकि उनको किसी को विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी के और मामा मैं साथ होऊंगा नहीं, आपको खुद विश्वास नहीं। हम अपने नेता को आदर देते हैं, नमो नमो तो नहीं करते हैं।
एक नहीं, दूसरी ठीक है, बात, 3 आप महीने पूरे पहले आपने 45 उनको महीने पार्टी में का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बाद अब आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अभी आप राज्यसभा फिर सदस्य बन के सोनिया थोड़ा गांधी शांत हो पर चले जाइए। गए। अब राज्यसभा सदस्य बन के थोड़ा शांत हो जाइए थोड़ा। नहीं, क्या हमें इस किसी पद से नहीं है। सुनिए तो, आप पूरे 45 महीने तक जितनी कांग्रेस की आपने चिंता की है, अगर देश की चिंता की होती ना तो देश की इतनी दुर्गति नहीं होती। आज लोग जनता इसलिए हमें जिता रही तो है। कृपया करके कांग्रेस की आप चिंता तो हरा छोड़िए, रही है। देश की चिंता करिए। दुर्गति तो कांग्रेस की भी हुई है ना 4.5 साल अमर में। सिंह जी अमर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। यही राजनीति होगी। बात व्यक्ति की है ही नहीं, बात वास्तविकता की है। भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। वर्तमान में यह सत्य है कि जितने चुनाव हो रहे हैं, बड़े चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे गुजरात हो या हिमाचल। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो मशीन गलत है, और अगर गोरखपुर में और फूलपुर में वही मशीन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा रही है तो मशीन सही है। तो मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थूक। अच्छा, जो मशीन मैं बोला नहीं। देखिए, ये आप करेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अच्छा, मैं नरसिम्हा राव नहीं हूँ। जोड़ नहीं, देता हूं। मैं अमर मत सिंह बोल। की जोड़ता हूं। नहीं, पहले आदर के साथ नहीं, जोड़ मुझे रहा हूं। बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। मैं बीच में जोड़ रहा आप हूं। मत बोलिए, मैं नरसिम्हा राव नहीं हूँ। मैं उठ के चला जाऊंगा। एक चीज जोड़ रहा हूं। नहीं, मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोल लीजिएगा, आपका नंबर आया, आप बोल लीजिएगा, मेरे कपड़े उतार लीजिएगा। ऐसा ना करें। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे जो सत्य है उसको मानिए, तो वास्तविकता मानना चाहिए। एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी राजनीति की। उस चुनौती को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोलाहल है, तूफान है, समुद्र है, एक चुनौती है। तो चुनौती का डट के मुकाबला करना चाहिए, यही लोकशाही है। नहीं, चुनौती है इसीलिए तो मिल रहे हैं ऐसा सर। था। मैं एक जवाब देना एक मिनट जरा मैं जवाब देता हूं। एक मिनट। हिमाचल के चुनाव के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी जो इतना उत्साह दिखा रही है, उनके नए सहयोगी लोग उतना उत्साह दिखा रहे हैं। हिमाचल में हमेशा 5 साल बाद सरकार बदलती है सर। पिछली बार हमारी सरकार थी, इस बार की है, अगली बार हमारी सरकार आ जाएगी। ये हिमाचल के मतदाताओं का ये तेवर रहा है या उनका चरित्र रहा है हमेशा से। तो इसको लेकर राजस्थान भी कांग्रेस इसी वजह से जीतेगी क्या? राजस्थान भी इसीलिए जीतेगी। ये हारेंगे, हम नहीं, जीतेंगे। वहाँ राहुल गांधी इसी के वजह से करिश्मा। जीतेंगे क्या? ऐसा है, उनके चमत्कार। ऐसा है जब हम राजस्थान में जीतते हैं, चमत्कार। हम जब राजस्थान में जीतते जीतेंगे हैं, नहीं, मध्य प्रदेश में पहले जीतते हैं, जीतेंगे नहीं। एक मिनट, राजस्थान में जीतते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं, तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी जी के लिए 2 शब्द अच्छा नहीं बोलता मध्य मीडिया प्रदेश में जब आप लेकिन जीतते थे तब अगर राहुल कोई गांधी थे हारता कहाँ, है, सर? तो अगर कोई हारता है तो जब भले मध्य लोकल- प्रदेश में आप जीता करते थे तब राहुल जी कहाँ थे? नहीं, एक मिनट। वो तो केवल सांसद थे ना उस समय। उनके ऊपर वो चुनौती का दायित्व नहीं था रोहित भाई, कि उनको देश भर में कांग्रेस पार्टी को जिताना है। रोहित भाई, मेरे सवाल को पूरा हो जाने दीजिए, फिर बिल्कुल आप अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त बयान जारी सर, कर सकते हैं। आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिक्कत साथ नहीं अगर है। कोई सवाल कर दे तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्लीज। आपकी बातों से झलक नहीं, मिलती नहीं, है। सर। इसलिए मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण गलत- बात है कि मैं ऐसा नहीं, नहीं, निष्कर्ष ये निकाल गलत रहा है। हूं। लेकिन सच ये है कि जब हम कोई चुनाव जीतते हैं तो कोई राहुल गांधी जी को श्रेय नहीं मिलता। जब कोई लोकल चुनाव भी हार जाते हैं तो देखो राहुल गांधी के नेतृत्व कौन में से कांग्रेस चुनाव हार गई। जीते हैं? ये तो बताएं। कृपया करके ये दोहरा कौन से चुनाव जीते ये तो बताएं। देखिए, कम से कम इस बहस में इतना तो हुआ कि जब बहस की शुरुआत में अमर सिंह जी ने मोदी जी को तूफान कहा था, और दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो भारतीय जनता पार्टी चुनौती है, तो धीरे धीरे टोन डाउन हो रहा है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 2018 का संदेश ये है, 6 राज्यों में बाइपोल हुए हैं, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। जहां जहां संसद का चुनाव हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन आज हाउस में नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। ये किसके नेतृत्व पे सवाल है? अमित शाह ने- मैं एक चीज कह रहा हूं। एक सेकंड, अमर सिंह जी, टोन डाउन नहीं हुआ है। हम तो तूफानी मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सत्यता, अगर आप तूफान नहीं भी माने तो चुनौती तो मानना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। एक चीज है, आपके लिए टोन एक चीज है डाउन जो बात किया था घनश्याम जी आप कह रहे हैं, जो घनश्याम जी आप बात कह रहे हैं, और जो बात कांग्रेस पार्टी ने भी कही अक्सर कि काला धन वापस लाएंगे, ये तो जुमला था। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ वो जुमला था क्या? क्योंकि गरीबी तो आज तक हटी नहीं इस देश से। उस नारे में ये लोग तो शामिल नहीं थे। क्या लेकिन ये जनता के लिए देखिए, नारा आज नहीं था वो? कर्नाटक में चुनाव क्या है, वो नारा जनता ये के लिए इंडिया नहीं टुडे था? की तस्वीर है। मैं इंडिया टुडे की बड़ी इज्जत करता हूं। आज का इस बार का इंडिया टुडे एडिशन उठाइए, क्या दिखाई दे रहा है? अमित शाह जी मठ में खड़े हैं। कर्नाटक, बैंगलोर, मैंने बैंगलोर में काम किया है 8 साल, जिस जगह ने भारत की शान बढ़ाई पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी हब के रूप में,
वहां पर राष्ट्रीय पार्टी का नेता का अध्यक्ष केवल मठों पर निर्भर है वोट लाने के क्या लिए। मठ में उसका- जाना- श्याम उसका- जी, एक उसका- पार्टी का मंदिर में नाम जाना बता है, दीजिए केवल जो मस्जिद धर्म जाना या है, जाति और के तो नाम जाना पर एक पार्टी धर्म पर लड़ती है, एक पार्टी जाति पर लड़ती है। क्या दोनों में से एक भी सही आप कह सकते हैं? अगर दोनों गलत है तो क्या जायज है? ये तस्वीर जायज है? तो क्या जायज बिल्कुल है कि जायज आप है। येदियुरप्पा जातीय वहां के समीकरण की बात मुख्यमंत्री करते का हैं? कैंडिडेट नहीं, है। नहीं, अमित यही शाह है। मठ में हाथ जोड़ के खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो सर, पार्ट टाइम यूपी मुख्यमंत्री चुनाव है के और प्रचार part-time के है। क्या दौरान उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह में यादव के ये बयान बच्चों से आपको याद पूछिए, हैं? इन बच्चों उन्होंने से कहा पूछिए, कि मेरा बस क्या- चलता तो क्या कार उत्तर से प्रदेश गोलियां में गोलियां full-time चलवा मुख्यमंत्री देता। नहीं होना चाहिए? तो सर, ये कौन सारी सी- चीजें- कौन सी ऐसी ये सारी सारी पार्टियां चीजें बराबर की दोषी रहती हैं इसमें। हमारे मुख्यमंत्री पार्ट टाइम महंत रहे या पार्ट टाइम मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर एक इंडिपेंडेंट देश की तरीके से देखते तो 7वां सबसे बड़ा देश होता। वहां एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की दुष्प्रचार करके, इस प्रकार की बेबुनियाद आरोप लगाकर जीत नहीं सकते हैं। कल की जो हार के लिए हम हर हार का, हर जीत का भी विश्लेषण करते हैं। वो उपचुनाव हो, कुछ भी हो, इनका जीतने का वजह क्या है मैं बताता हूं। उपचुनावों में, बड़े चुनाव में हारते क्यों हैं, उपचुनाव में क्यों जीत रहे हैं? बड़े चुनाव में लोग चाहते हैं एक सुशासन की सरकार को हम स्थापित करें। वहां लोकल मुद्दा, जाति हावी नहीं होती है। लोग चाहते हैं सरकार अच्छे बने, मोदी जी की गारंटी के साथ हमें अच्छा शासन मिले, इसलिए हमें जिताती है। जब सरकार बन गई, स्टेबल सरकार है, उपचुनावों में ये स्थानीय मुद्दे, जाति हावी हो रहे हैं। तो वही एक कारण है इनके जीत का, सबसे प्रमुख कारण। क्योंकि हालांकि मैं जनता आपको को एक पता बात है बताता हूं, राज्य सरकार और आपको केंद्र मैं एक बात सरकार बताता हूं। दोनों स्टेबल है। आम जनता क्या सोचती है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आपके पास भी आता होगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप भी एक्टिव रहते हैं, पढ़ते होंगे। लोग कहते हैं उपचुनाव में इसलिए जिता देते हैं ताकि ईवीएम पे सवाल ना उठाएं जब आप बड़े चुनाव जीत जाए तो। ये देखिए, कोई हंसी मजाक कर, ये गंभीर विषय है, लेकिन हमें इस पे गंभीर बात कहनी चाहिए। अरे खुद ही EVM पे आप तो ना कहें, आप तो किताब लिख बैठे ईवीएम पर। सबसे पहले आदमी तो ईवीएम को घेरने वाले आप ही थे सर। और आज ईवीएम की जय जयकार कर रहे हैं। कर लो। Anyway, मुद्दा क्या था? नहीं, मैं इसलिए इसको गंभीर विषय बता रहा हूं, मजाक में लेने वाला विषय नहीं है। हम लोगों ने सब ईवीएम में सुधार के लिए काम किया, तभी एक वोट आज जो मशीन में होता है सब बीजेपी को जाता है, प्रिंट आउट निकलता है, प्रूफ निकलता भाई, है। इनके MLA कहते हैं ईवीएम का कोई आरोप खत्म होंगे, आप कोई भी वो बात नहीं, नहीं संजय जी, संजय जी बताइए। संजय जी हर चीज का सबूत मांगते हैं, ईवीएम का भी सबूत के बिना नहीं चलेगा इनका। नहीं, उनको वीवीपैट से निकला हुआ पर्ची मिलेगी। हम लोगों ने खुद इसके लिए डिमांड किया और हमारे वजह से आया है। नरसिम्हा राव जी, आप आज जितना ईवीएम की तारीफ कर लो, अच्छी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, कभी नहीं, ये आपने- पेपर प्रिंट आउट है, बैलेट आपने- पेपर नहीं, बैलेट। अभी तो उनको भी आपने- ईवीएम अच्छा लग रहा आपने होगा। खुद ही ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी, लेकिन आज जब पेपर ट्रेल बीजेपी नहीं था, के जब पेपर ट्रेल नहीं था, बीजेपी के एक एमएलए ने खुद कहा है कि ईवीएम का फुल फॉर्म है एवरी वोट टू मोदी। तो अब उसके बाद आप ज्यादा कुछ बोलने चलिए, फिर तो आप पंजाब की सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मैं अब कहता हूं पंजाब से धर्मगुरु इस्तीफा दे दीजिए ना। धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। मैं स्वयं इस बात में विश्वास करता हूं। और लेकिन कोई व्यक्ति जो धर्मगुरु है, भगवाधारी है, वो कहीं मंत्री बन जाए, कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, कहीं बहुत बड़ा पातंजलि का धंधा करे, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। जब आपने भगवा धारण कर लिया तो सांसारिक सुख से आपको दूर हो जाना, जब सांसारिक सुख से दूर हो गए तो आपको मंत्री, मुख्यमंत्री और धंधेबाज नहीं होना चाहिए। सांसारिक और अगर सुख है, धंधेबाज ये होना कोई है, सांसारिक अगर सुख है। धंधेबाज होना है, अगर धंधेबाज होना है तो केवल भगवा चंद्रा धारण स्वामी होना बताइए। चाहिए, है ना? भगवा धारण धंधेबाज होना है तो केवल चंद्रा स्वामी होना चाहिए। अच्छा, चंद्रा स्वामी कौन सा धंधा किया जरा बताओ। आपको नहीं पता क्या सर? कौन सा धंधा? देश भर को पता है सर क्या धंधा किया। सर देश भर को पता है कौन क्या सा धंधा किया। पतंजलि, कौन सा दंत मंजन, कौन सा टूथपेस्ट? संजय निरुपम जी, कोई इस देश में संजय निरुपम जी, क्या? एक और चीज पूछना चाहती हूँ। राजनीति से जुड़ना, सांसारिक सुखों से जुड़ना है। मुझे लगता था समाज की सेवा है राजनीति। ऐसा है समाज की सेवा है राजनीति में, मानता हूं। लेकिन समाज की सेवा करते समय जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, तो आपका जीवन एक सांसारिक जीवन का हिस्सा होता है। और जब भगवा धारण करते हैं, जब साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो सांसारिक जीवन से आपको अलग हो जाना चाहिए। कम से कम हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। और हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है अमर सिंह जी, आप अगर इस बात को हमारे लिए राउंड अप कर दें कि क्या जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरीके से 2 उपचुनाव में जीत हार मिली है उत्तर प्रदेश में, रादर मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को, घबराने का वक्त है बीजेपी के लिए और गठबंधन इतना जश्न मनाए बाकी पार्टियां? मुझे नहीं लगता, लेकिन यह भी मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के आंगन में मुख्यमंत्री की हार, उप मुख्यमंत्री के आंगन में उप मुख्यमंत्री की हार, ये एक
बड़ा बयान है चेतावनी का। और ये मैं कहूँ उससे अच्छा है कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया है कि इसके पहले कि हम बड़ी खाई में गिरते, ये झटका हमें मिल गया समय रहते हुए। तो जब स्वयं इसको झटका अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं तो, और ये जब पहलवान खुद अपनी हार मान रहा हो तो उसको और रगड़ने का कोई औचित्य नहीं है, पहला ये। दूसरी बात, निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी सचेत होगी। ये गठबंधन कहिए, हठबंधन कहिए, और ये लोग भी चुप हाथ पर हाथ धरेंगे, नहीं बैठेंगे। अडानी अंबानी किसके हैं, इसका जवाब भी संभवतः आने वाले दिनों में मोदी जी दे दें। क्योंकि जहाँ तक मैंने मोदी जी का विश्लेषण किया है, मोदी जी के अंदर 100 बुराइयाँ हों, लेकिन मोदी जी कम से कम एक्शन लेने में, चाहे उनके निकटतम व्यक्ति हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। डरने की जरूरत किसी को नहीं है, न कांग्रेस को न भारतीय जनता पार्टी को। लोकशाही में टक्कर की जरूरत है। जो पहलवान जिसके अंदर बल होगा वो जीतेगा, और जिसमें बल नहीं होगा वो हारेगा, और उसको स्वीकार करने का दम होना चाहिए, काम होना चाहिए। चलिए, समय हो गया खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए जी, भारत तक में आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।